नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बाजार कल के सेशन में भी रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए, लेकिन दूसरा दिन लगातार ऐसा भी था जब बाजार हायर लेवल से यानी कि जो इंटरडे हाइज लग रहे थे वहां से हल्के होकर बंद हो रहे हैं, वहां से गिरावट लेकर बंद हो रहे हैं। तो ऐसे बाजार में जो कि सेल ऑन राइज का या फिर उछाल पर बिकवाली वाला जो बाजार है उसमें कैसे रणनीति आपको बनानी चाहिए, आज किन सेक्टर्स किन शेयरों में कमाई होगी, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो सर, मार्केट्स की अगर हम सबसे पहले बातचीत करें तो कल हमने देखा कि एक बार फिर से रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन दूसरा दिन लगातार है जब हमने देखा कि बाजार में जो हायर लेवल्स हैं, जो इंटरडे में हाइज लगते हैं, वहां से बाजार हल्के होकर वहां से बाजार गिरावट लेकर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के सेशन में भी हम देखें तो निफ्टी 21 अंक, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 100 अंक और बैंक निफ्टी करीब 93 अंक चढ़कर बंद हुए, लेकिन जो इंटरडे हाइस लग रहे थे वहां से जरूर हमने गिरावट देखी है। 24,971 ये कल का इंटरडे हाई था, वहां से निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ और दूसरा दिन लगातार था जब 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट हायर लेवल से निफ्टी में देखने को मिली। इसी तरह से आप सेंसेक्स को भी देखिए, जो इंटरडे हाई लगा था वो 81,800 के आसपास का था, वहां से 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट लेकर सेंसेक्स में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। हूबहू कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखा, जहां पे 52,000 का लेवल तो टच नहीं हुए, 51,957 ये इंटरडे हाई बना था कल के सेशन में और वहां से 450 अंकों की कमजोरी लेकर या गिरावट लेकर हायर लेवल से बैंक निफ्टी में भी जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो प्योरली सर, जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है वो यही है कि सेल ऑन राइज या तो फिर हर हायर लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट्स में अब हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनता जा रहा है या उछाल पर बिकवाली वाला जो बाजार है उसमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? देखिए संदीप जी, कल क्लियरली अगर डेली चार्ट पे देखें तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी। मंडे को जो हाई और लो बने थे दोनों इंडाइसेस पे, हम ना उसका हाई क्रॉस कर पाए ना लो क्रॉस कर पाए, और यहाँ से इनसाइड बार कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी पॉजिटिव है क्योंकि मंडे का लो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पे मंडे का लो 24,774, इसके आसपास कहीं भी रिजेक्शन कैंडल या बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो मैं बाइंग करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय सेलिंग के। 25,200 का ऊपर में टारगेट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर 24,774 जो मंडे का लो था इसके नीचे अगर हम थोड़ी देर सस्टेन करने लगते हैं तो पुल बैक थोड़ी सी डीप होगी। 24,650 से लेके 24,700 के बीच में अगेन वो एक डीपर अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से कतई बेरिश नहीं हूँ। जब तक मुझे एक लोअर हाई नहीं मिलता है मैं टॉप प्रिडिक्ट करने की गलती नहीं करूंगा। 21,800 से रैली चली आ रही है, हम 25,000 पे आ चुके हैं, यहाँ से भी 25,200 25,400 का लेवल लग रहा है। जिनको टॉप प्रिडिक्ट करना था वो टॉप प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं और रैली को मिस करते आ रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को सजेस्ट करूंगा कि टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह एक लोअर हाई बनने का वेट कीजिए। फिलहाल के लिए दोनों चीज नहीं बनी है। मंडे के लो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके नीचे रिजेक्शन मिलता है तो निफ्टी पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 52,500 52,650, ये रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबली 2 से 3 दिन में ही रेंज आ जाएगी। ओके, तो 52,500 52,650 एक से 2 दिन में बैंक निफ्टी में आ सकते हैं और निफ्टी में भी जो मंडे का लो लगा था जब तक वो वायलेट नहीं होता यानी कि नीचे की ओर ब्रीच नहीं होता है तब तक कोई बिकवाली या घबराने या चिंता की बात यहाँ पे नज़र नहीं आती। निफ्टी में हो सकता है 25,200 25,400 तक के जो लेवल्स हैं वो शायद आने वाले दिनों में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी की बात होगी, आपने बैंक निफ्टी का भी जवाब दे ही दिया सर। मैं आपसे बैंक निफ्टी पूछने ही वाला था। कुछ सेक्टर्स की ओर बढ़े तो कल के सेशन में हमने देखा पीएसयू यानी कि जो सरकारी शेयर्स हैं उनमें दमदार एक्शन था, ये टॉप गेनर था सेक्टोरल इंडेक्स की जहाँ तक बात है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी, तेल गैस, ऑटो, यहाँ पे भी खरीदारी भर भर के देखने को मिल रही थी। इसके अलावा कुछ प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे हो रही थी उसमें एफएमसीजी देखिए, हेल्थ केयर, फार्मा देखिए, आईटी दूसरा दिन था जब यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली। और पीएसयू बैंकिंग भी एक ऐसा नाम है जहाँ पे कल के सेशन में हमने मुनाफा वसूली ही हावी होती हुई देखी है। तो पीएसयू शेयरों में ये जो तेजी देखने को मिली है सर, हर दिन हम देखते हैं कि कोई नया नाम सामने आता है जहाँ पे काफ़ी तेजी देखने को मिलती है। तो पीएसयू शेयरों में ये जो तेजी हो रही है उसमें कहाँ खरीदारी के मौके हैं? देखिए थोड़े रेलवे स्टॉक्स तेज लग रहे हैं, बाकी एज सच में पीएसयू में फिलहाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा हूँ। टैक्स रेल, टैक्स इंफ्रा, ये सब बिल्ड कर रहे हैं, पैटर्न बिल्ड करना मतलब थोड़ा सा भी समय जा रहा है पैटर्न बिल्डिंग में।
अगर पैटर्न सही से बिल्ड होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम मेरे को सबसे ज्यादा जो चीज दिक्कत दिख रही है वो है वॉल्यूम में। अप डेज में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, डाउन डेज में वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो ये क्लियर कट साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एकदम से नीचे तो नहीं आ जाएंगे, नहीं तो सभी माल बेचने लगेंगे और स्मार्ट मनी को एग्जिट नहीं मिलेगा। तो बीच बीच में कुछ बड़ी कैंडल्स दिखाते हैं ग्रीन, और लेकिन उसमें वॉल्यूम कम रहता है, और अगले दिन जब सेल ऑफ आता है तो वॉल्यूम काफी हाई रहता है। ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अगर डिफेंस शेयरों से, रेलवे शेयरों से या एज सच पीएसयू शेयरों से थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए बेटर होगा। अपॉर्चुनिटीज बाकी जगह भी हैं, लेकिन एक आरबीएनएल है जहां परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, कल एकदम नैरो रेंज के साथ क्लोज हुआ है, तो प्रोबेबली 670 675 मिल सकता है। लेकिन और कोई ऐसा शेयर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ जहां मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बाई दे सकूं। ओके, तो जितने भी पीएसयू नाम है खासतौर पे डिफेंस रेलवे वाले, उनसे दूर रहने की राय है। दूर रहने से आप इस तरह से मत मतलब समझिए कि आप इनमें से बिकवाली कर दीजिए या इनमें शॉर्ट पोजीशंस बना लीजिए। दूर रहने का मतलब है कि फिलहाल इनमें फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोअर लेवल्स का वेट कर लीजिए, डिप्स आने दीजिए, अच्छे लेवल्स आएंगे, नीचे के लेवल्स पे आएंगे जहाँ पे अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, वहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो शायद आपके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है जहाँ तक पीएसयू शेयरों की बात है। इसके अलावा सर कंज्यूमर ड्यूरेबल पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। परसों हमने देखा था यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, कल के सेशन में यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बनती हुई दिखी है। टॉप सेक्टोरल गेनर्स जो होते हैं उनमें इनका नाम शामिल है। तो ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एक दिन की खरीदारी एक दिन की बिकवाली में, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों के आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो टॉपिक हमारी है, जो मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी 176 में रिकमेंड किया है, वो है आइनॉक्स ग्रीन। इसमें 113 दिन का कप कैंडल पैटर्न बना था, जिसमें से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद 25 दिन की नैरो रेंज रही है बेस ऑन बेस पैटर्न के साथ। आज ओपन लो था और ब्रेकआउट दिया है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। 176 पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। 210 224 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, तो आपके दर्शकों के लिए भी बाई की सलाह है। मैंने अपने को तो 176 रुपए में आज सुबह 1 बजे के करीब जब कंफर्म हुआ था ब्रेकआउट, तब बाई दिया था। ओके, तो क्या स्टॉप लॉस होगा सर इसमें जो 210 224 के टारगेट आप दे रहे हैं आइनॉक्स ग्रीन में? और देखिए, फिलहाल के लिए अब स्टॉप लॉस, चूंकि हम थोड़ा सा लेट बात कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कल का जो लो था 169 का, उससे 1 रुपए और जोड़ लीजिए, 168 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। ऊपर में 210 और 224 के टारगेट आराम से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई सेक्टर्स की। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में टाटा मोटर्स एक नाम था जो कि सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। कल फिर से इस स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया। एनटीपीसी पावर ग्रिड की कल जब हम क्षितिज महाजन जी से बात कर रहे थे, दो ऐसे नाम थे जो कि एनर्जी पैक से उन्होंने बताए थे, और दोनों आप देखिए कल के सेशन में निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। इसके अलावा बीपीसीएल, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन लगातार ओएमसीज में जो खरीदारी का रुझान है वो देखने को मिल रहा था। इसके अलावा आप लूजर्स की बात कीजिए तो आईटी एक डिसाइसिव लूजर्स के तौर पे सामने आया, जिसमें एलटीआईएम एक बड़ा नाम था जो कि गिरता हुआ नजर आया। हेल्थ केयर फार्मा में सिप्ला, इसके अलावा एसबीआई लाइफ, ग्रासिम और आईटीसी तो दूसरे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि कमजोर होता हुआ दिखा है। ब्रेड्थ भी आप देखेंगे मार्केट की तो थोड़ी सी स्क्यूड होती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप कंपेयर करें, 1450 शेयर चढ़कर बंद हुए, 1039 शेयर गिर रहे थे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग थी। भले ही बाजार हायर लेवल से हम देख रहे हैं कि करेक्ट होकर बंद हो रहे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में गेंस बनते हुए दिखे। मिड कैप इंडेक्स 261 और स्मॉल कैप इंडेक्स 483 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। वायदा बाजार में आए तो नवीन फुरीन नतीजों का इंपैक्ट था। इंडिया मार्ट, कोलगेट, ये तीनों ही अपने नतीजों के दम पर पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आए। टॉप गेनर्स थे वायदा बाजार के। आप लूजर्स की बात करें तो एक्साइड के नंबर से बाजार को निराशा हुई, ये गिरता हुआ नजर आया। एलआईसी हाउसिंग और उसके साथ साथ टॉरेंट फार्मा, ये कुछ टॉप लूजर्स की सूची में शामिल थे। सर, अगर हम तेल गैस और ऑटो शेयरों की बात करें, क्योंकि ओएमसीज लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन से मजबूत हो रही हैं। ये जो पीएनजी-आरबी ने जो पाइपलाइन टैरिफ में कुछ बदलाव किए हैं, नियम चेंज किए हैं, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है। और टाटा मोटर्स में कल हमने देखा निफ्टी का टॉप गेनर था, फिर से जो नए रिकॉर्ड हाइज हैं वो लगते हुए दिखे हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स में ये जो तेजी का रुझान है उस पर आपकी कहाँ नजर है सर? देखिए संदीप जी, आपने मार्केट ब्रेथ की बात की, तो मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देता हूँ। जब हम 23,500 पे थे तो 90% स्टॉक्स मोमेंटम में थे। मोमेंटम को हम गिनते हैं जब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हो। 96% स्टॉक 23,500 के आसपास थे। अभी हम 25,000 पे खड़े हैं और केवल 76% स्टॉक है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है, जो प्रीवियस डिप आई थी
उसके बाद अब जब हमने नया हाई बनाया है कल और परसों के सेशन में, तो हम्म। ये ब्रेड भी 66 से सुधर के 76 आई है, यानी मच नीडेड जो करेक्शन था हम्म। वो ब्रॉडर स्पेस में आया था। इंडेक्स लेवल पे बहुत करेक्शन नहीं आया था, लेकिन ब्रॉडर स्पेस में 96% से गिर के ब्रेड 76 आ गई थी, और पिछले 4-5 दिन में बढ़ के 76 आई है। तो मिड कैप स्मॉल कैप और ब्रॉडर स्पेस में तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, इसलिए भी मैं इंडेक्स पे बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। और ऑटोज की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा मोटर्स में एक रेंज बनी हुई थी 94 दिन की, लोअर एंड 921 था, अपर एंड 1065 था, और आप ही के शोज पे मल्टीपल टाइम मैंने कहा था कि लोअर एंड से चला है तो अपर एंड जाएगा। मैं खुद ही आपके शो पे बार बार कहता हूँ कि निफ्टी में टॉप प्रेडिक्ट करने की गलती मत कीजिए, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे, मार्केट आगे निकल जाएगा। मैंने खुद ये गलती टाटा मोटर्स पे की थी, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 1065 जो रेंज का आई है वो क्रॉस नहीं होगा और हम कुछ और समय कंसोलिडेट करेंगे। बट उसको स्लाइस थ्रू करते हुए स्टॉक 100 रुपए वहां से ऊपर आ चुका है। ओवरऑल जो 94 डेज की रेंज बनी है उसके ब्रेकआउट का टारगेट 1400 रुपए है। तो डिप्स पे कहीं भी 1100 1110 में टाटा मोटर्स मिल जाता है, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में 1400 रुपए तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो 1100 रुपये के आसपास आप कह रहे हैं कि डिप्स में टाटा मोटर्स को आपको खरीदारी करनी है, 1400 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। और तेल गैस में सर स्पेसिफिकली अगर हम ओएमसीज की बात करें जो कि 2 दिन से मजबूत हो रही हैं, वहाँ पे आपका कौन सा पिक होगा? देखिए ओएमसीज में अगर आप देखें तो हिंद पेट्रो और बीपीसीएल ये दोनों के चार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। हिंद पेट्रो में अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में ब्रेकआउट आया, बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। 111 दिन का कपलैंडल पैटर्न था जिसमें से ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 300% राइज किया है अगेंस्ट द 50 डे मूविंग एवरेज। 253% टू बी प्रिसाइज वॉल्यूम राइज किया है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। तो ये बड़ा ब्रेकआउट है, इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। आज का जो लो बना था समवेयर अराउंड 370, थोड़ा सा डीप हो जाएगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 385 का। 385 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 424 का पहला टारगेट रहेगा। ओवरऑल जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 490 रुपए। तो हिंद पेट्रो में अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल, इसमें भी आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है, लेकिन वॉल्यूम कंपेयर टू हिंद पेट्रो इसमें कम है। यहाँ भी 109 दिन का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक भी 390 तक जा सकता है। बट आउट ऑफ द टू आप कहेंगे कि एक ही शेयर में सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं एनी डे हिंद पेट्रो सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि वहां ब्रॉड बेस्ड बाइंग के साथ ब्रेकआउट आया है। तो एच पी सी एल यहाँ पे जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो 424 और 490 रुपये के आ रहे हैं, और दूसरा नाम है बी पी सी एल का, यहाँ पे भी 390 रुपये तक के टारगेट्स आने की संभावना है। लेकिन एक नाम अगर आपको पूरे ओ एम सी पैक से चुनना हो तीनों शेयरों में से, तो एच पी सी एल एनी गिवन डे यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं बी पी सी एल के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सेक्टोरल रुझान की, जहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन कल के सेशन में बनता हुआ दिखा भी है। अब आज की तैयारी करते हैं, और आज किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे फोकस करना है उसकी बात करें तो हेल्थ केयर और आईटी दो ऐसे नाम हैं सर जहां पे हम देख रहे हैं कि डिसाइसिव मुनाफा वसूली अब हावी होती हुई नजर आ रही है। कल के सेशन में टोरेंट फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए। आईटी में एलटीआईएम, टीसीएस, विप्रो, जितने भी निफ्टी के दिग्गज नाम हैं उनमें हमने देखा काफ़ी कमजोरी बनती हुई दिख रही है। क्या ये बड़ी मुनाफा वसूली की ओर हम बढ़ रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स की जहाँ तक बात है? देखिए लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा कोई करेक्शन आएगा, क्योंकि जितने भी आप स्टॉक्स देखिए हेल्थ केयर में या फिर डायग्नोस्टिक कंपनीज में, इस टाइप में सारी चीजों में स्टॉक्स में को थोड़े से पुल बैक या करेक्टिव ट्रेंड में लग रहा है, लेकिन कोई ब्रॉडर डाउन मूव या ब्रेकडाउन ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। किम्स अगर आप देखेंगे, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें एक अच्छा कप हैंडल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन कह सकते हैं बन रहा है। ये स्टॉक 2200 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। तो सारे स्टॉक्स या तो कंसोलिडेशन में है या नियर अबाउट ब्रेकआउट है। तो प्रोबेबली इस वीकेंड में या अगले वीक में अगर इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है तो अगले 2-3 हफ्ते के लिए ये टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में रह सकते हैं। आउट ऑफ दिस किम्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 2200 रुपये निकलते से स्टॉक में अच्छी बाइंग आएगी। और जहां तक आईटी की बात कर रहे हैं, सीएनएक्स आईटी में अच्छी रैली रही है। आप ही के चैनल पे मैं मल्टीपल टाइम्स कहा था 17 महीने का बेस ब्रेकआउट रिटेस्ट करके चला है। तो प्रोबेबली ये जुलाई में हाईएस्ट पॉइंट पे आगे क्लोज करेगा, और एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। आज हल्का सा करेक्शन था, बट हम हाई से मुश्किल से 0.25% भी नहीं सके हैं। तो और अगर टोटल रैली की बात करूं कि जून के लो से जुलाई तक में अब तक में 32% रैली आ चुकी है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो निफ्टी में निफ्टी आईटी में बहुत ज्यादा कोई कमजोरी नहीं है। चूंकि नॉन स्टॉप 6 हफ्ते चला है, 32% चला है इंडेक्स,
तो 2-3% करेक्ट कर सकता है, बट बेरिशनेस नहीं है। बाय ऑन डिप्स की सलाह है। अगेन टीसीएस, इन्फोसिस और साइंट, ये तीन मेरे टॉपिक रहेंगे। ओके तो टीसीएस, इन्फोसिस और साइन जो कि पहले भी सर हमें बता चुके हैं, इन्हीं नामों को आपको अभी भी ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, केवल जो अप मूव आया है जून से लेकर अभी तक का 30-32% का थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, उसमें कोई घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन स्टॉक्स में अभी भी करेक्शन पे खरीदारी करने के आपको मौके देखने चाहिए। इसके अलावा सर हम बजट आया जब से, उसके बाद से हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि बायबैक्स का अनाउंसमेंट करने लगी हैं। इसमें टीटी के प्रेस्टीज की 2 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है। इसमें इंडस टावर्स का नाम भी आप शामिल कर सकते हैं। राइट्स की आज ही बैठक है जिसमें नतीजों के साथ साथ ये बोनस शेयर पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वरुण बेवरेज के नंबर आए, नंबर ठीक ठाक थे, स्टॉक करेक्ट हुआ, इन्होंने स्टॉक स्प्लिट का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो ये जो नतीजों के साथ बायबैक, स्टॉक स्प्लिट या बोनस वाले ये जो कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, इनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप सर? और देखिए, बाईबैक वाले स्टॉक्स में तो जनरली पॉजिटिवनेस होती है, तो मैं कहूंगा मिनिमम क्वांटिटी आप बाई करके छोड़ दीजिए। अगर 50% भी आपका बाईबैक में चला जाता है तो आपको एक अच्छा अल्फा जनरेट हो जाएगा। तो बाईबैक हम अपने क्लाइंट्स को इसी तरह रिकमेंड करते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदवा दी, और कई बार 100% एक्सेप्ट हो जाता है, कई बार 50% एक्सेप्ट होता है, बाकी 50% हम मार्केट प्राइस पे बेच लेते हैं। तो जनरली बाईबैक वाले शेयरों में अभी तक हमारे क्लाइंट्स को लॉस नहीं हुआ है। तो आपके दर्शकों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि जिनमें बाईबैक आ रहा है, एक मिनिमम क्वांटिटी खरीद के छोड़ दीजिए। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा। बाकी ओवरऑल अगर देखें, टीटी के प्रेस्टीज में एक अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे अच्छी अपसाइड निकल सकती है। ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में भी है। स्टॉक में कॉन्ट्रैक्शन बना था, एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन था, आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिला है। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो ऊपर में 960 965 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट थोड़ा सा एग्रेसिव बेट हो जाएगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे दो बड़ी कैंडल बनी है, तो प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट 2 वीक कंसोलिडेशन में जाने के चांसेस हाई है। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी कम क्वांटिटी पे कीजिए, लेकिन कीजिए स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। 919 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के एक बार लीजिए। 960 965 मिलने के चांसेस हैं इसमें। 919 का स्टॉप लॉस, राइट? जी जी, 919 ठीक है। रुपए। टीटी के प्रेस्टीज इसमें 919 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप 960 965 तक के टारगेट की उम्मीद करके चल सकते हैं। 2 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर भी विचार हो सकता है, उसका फैसला निकल के सामने आ सकता है। अच्छा सर, अदानी ग्रुप की काफ़ी लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है और अब हम देख रहे हैं कि इनके जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले अदानी एनर्जी के नंबर्स आए थे, उसमें मुनाफा 95% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा था। उसके अलावा अदानी टोटल देख लीजिए, अदानी विल्मर तो देखेंगे आप, इसमें तो आपको कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी थी। और अब अदानी एंटरप्राइजेस में कुछ रिटेल बॉन्ड इशू को लेकर भी बातचीत चल रही है, उसकी भी सुगबुगाहट बाजार में है। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में कैसे रणनीति बनानी चाहिए? कौन से शेयर हैं जिनमें अभी भी तेजी का दमखम बाकी है सर? देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। अदानी पावर आज के सेशन में, सॉरी, अदानी पावर कल के सेशन में हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है। एक 9-10% की मूव यहाँ दिख रही है, तो 10% की मूव के साथ अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है यहाँ पे हमने। बाकी भी अगर देखें तो एटीजीएल और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये 2 स्टॉक छोड़ के मेरे को अदानी के बाकी सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। स्पेशली सीमेंट में जो एसीसी और अंबुजा सीमेंट है, ये 2 काउंटर मुझे बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। और इसके अलावा अदानी पावर तो हमने रिकमेंड किया ही हुआ है। ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप बाइंग देख सकते हैं। ओके, तो अदानी पावर में 9 से 10% तक का आप मूव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अदानी अंबुजा, पावर की एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ मैं आपको। प्लीज सर। 733 में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। 700 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है और 799 रुपीज का टारगेट है, और 3 to 5 डेज का ये कॉल हमने दिया है। ओके, तो टारगेट 799 का है। अदानी पावर में पिछली बार भी जब आप शो में शामिल हुए थे सर, उस समय भी आपने रिकमेंड किया था, आपने कहा था मेरा सबसे पसंदीदा शेयर है ये, और इसमें मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। बाजार के बनस्पत आप देखें तो बीटा इसका हाई है, तो जितना बाजार चलता है उससे ज़्यादा तेज़ी स्टॉक चलता है। 700 रुपये का स्टॉप लॉस है, 799 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में आ सकते हैं। 9 से 10% का अपसाइड और इस स्टॉक में देखने को
मिल सकता है। ये तो बात हुई अदानी के शेयरों की। अच्छा, रिजल्ट्स के हिसाब से सर अगर हम देखें तो सफायर फूड्स, इसके अलावा आरबीए यानी कि जिसे हम पहले बर्गर किंग के नाम से जानते थे, ये कुछ क्यूएसआर वाली कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आए हैं। आरबीए का जो घाटा है वो हमने देखा 50 करोड़ से 49 करोड़ हो गया, और सफायर फूड्स के भी जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफे में डिप देखने को मिला है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर हम देवयानी इंटरनेशनल को भी जोड़ लें तो ये जो पूरा क्यूएसआर स्पेस है वो आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, देवयानी इंटरनेशनल हमारी टीम को काफी अच्छा लग रहा है। इसमें हम बाई कॉल इनिशिएट करने की मतलब इसमें बाई कॉल इनिशिएट करने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही स्टॉक में 121 दिन का पूरा बेस पैटर्न बना है, जैसे ही स्टॉक में 183 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, हम बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। 210 212 रुपए हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है अपने आरबीए का, इसको मैं फंडामेंटली भी ट्रैक करता हूँ। जब भी इसका रिजल्ट आता है, इसकी बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन आता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। इनके लॉसेस अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल लॉसेस नहीं है, इनके लॉसेस जो आते हैं उसकी वजह होती है डिप्रिसिएशन। ये जो प्रॉफिट होती है वो डिप्रिसिएशन क्लेम करके उसको लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्योंकि वो लॉस फिर 7 साल आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलता है। तो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन डिप्रिसिएशन क्लेम करके ये अपने लॉसेस शो करते हैं ताकि थोड़ा सा टैक्स बच सके। ओवरऑल अगर चार्ट पे देखूं तो स्ट्रक्चर 137 रुपए का हाई बार बार रिजेक्ट करता है, और नीचे 87 से 91 का लेवल है। जहां नीचे आता है तो वहां से बाइंग आना स्टार्ट होती है। फिलहाल मिड ऑफ द रेंज है, लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है तो 137 जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और एक बार जब ये स्टॉक 137 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो इसमें बड़ी अपसाइड डेवलप होती हुई दिखेगी 225 250 तक के लेवल्स तक। तो थोड़ा सा वॉच आउट करके रखिए। यहाँ ले रहे हैं तो 137 का टारगेट है, और एक 137 140 के ऊपर क्लोज होता है तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये फिर एक बड़े बुल रन में चला जाएगा स्टॉक। पिछली बार मुझे याद है इनकी कुछ स्टेक सेल की खबर आई थी, उस समय इसी 137 की जो आप लेवल की बात करें वहीं पे ही स्टॉक जाके अटकता हुआ दिखा था, और वहां से फिर से 100 रुपये के नीचे आता हुआ दिखा था। तो ये जो लेवल है 137 का इस स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देवयानी इंटरनेशनल में भी 183 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो 210 212 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल को आप कीनली वॉच कीजिए, इसको आप ध्यान में रखें। अच्छा, और भी बहुत सारे नतीजे आ रहे हैं सर इसमें। अगर हम नतीजों के आधार पर कैस्ट्रॉल देखें, डिक्सन टेक देखें, इसके नंबर्स बाजार अनुमान से बेहतर आए। इंडिया मार्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। जनता फार्मा, आईओसी नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, लेकिन ओवरऑल ओएमसीज में बाइंग चल रही है, उसका फायदा देखने को मिला। फोर्स मोटर्स के नंबर अच्छे थे। एक्साइड की बात मैंने आपके सामने रखी ही, ग्रैनुल्स इंडिया के नंबर्स भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे थे। तो नतीजों के आधार पर, क्योंकि आप भी रिजल्ट सीजन को ट्रैक कर रहे होंगे, जो नंबर्स आपको अच्छे लगे या खराब लगे हो जहाँ पे बाइंग सेलिंग की जा सकती हो? देखिए, ग्रैनुअल्स हम अपने क्लाइंट्स को काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं। 80 दिन का कंप्लाइंट पैटर्न ब्रेकआउट था 474 रुपए में, वहां से 588 आ चुका है, तो अब हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। और रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, बट आउट ऑफ ऑल दी नेम्स जो आपने अभी रिजल्ट के बताए, डिक्सन के रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्लस डिक्सन 50 डे मूविंग एवरेज पे दो इनसाइड बार बना के ब्रेकआउट दिया है, और 3 दिन का अपमूव आया है। एक वर्टिकल अपमूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 13,000 तक ये स्टॉक ऊपर आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अगर कल फ्लैटिश या हल्की सी थोड़ी सी नीचे की तरफ ओपनिंग होती है तो बाइंग करके चलना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये प्रोबेबली 8 से 10 दिन में 13,000 का टारगेट दिखा देगा। बट अगर उससे ज्यादा 4-5% से ज्यादा गैप डाउन होता है तो फिर अवॉइड कर देना है। 1-1.25% के गैप डाउन तक अगर मिलता है तो बाई करके चल सकते हैं, 13,000 का टारगेट मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। डिक्सन टेक के नंबर्स भी अच्छे आए थे, स्टॉक अच्छा बंद भी हुआ था कल के सेशन में, और अभी भी यहाँ पे 13,000 तक के जो मूव्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, वो भी 8 से 10 दिन अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं। आज भी काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं, उसमें आपका पसंदीदा अदानी पावर भी शामिल है। अदानी समूह से ही अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी आएंगे। इसके अलावा दिग्गज टाटा स्टील और ऑटो एज अ पैक की अगर हम बात करें तो उसमें M&M है, मारुति, दो बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आएंगे। फार्मा स्पेस से मैनकाइंड फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज और राइट्स, जिसकी मैंने बात आपको करी भी। इसकी नतीजों के साथ साथ जो बोनस शेयर है वो जारी करने के ऊपर भी आज ही बोर्ड की ओर से जो अनाउंसमेंट है वो शायद आता हुआ नजर आ सकता है। तो नतीजे आने से पहले कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर, जहां पे बाइंग की जा सकती हो? देखिए संदीप जी, मेरी हमेशा ये फिलॉसफी रही है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। और अगर जिंदा रहेंगे तो शेयर बाजार में ट्रेड करते रहेंगे। जिंदा रहने से मेरा मतलब है कैपिटल बची रहेगी तो आप ट्रेड करते रहेंगे। और रिजल्ट में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहता है। कई बार स्टॉक इतना नीचे खुल जाता है कि फिर फंस जाता है, निकलना मुश्किल होता है, कैपिटल फंस जाती है। तो मैं जनरली रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट के रिएक्शन देखता हूँ कि अगर किसी स्टॉक में एक्सेप्शनली अच्छे रिजल्ट या सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं हम्म। तो उसके बाद थोड़ा बेस बना के स्टॉक बड़ा मूव देता है।
तो मैं रिजल्ट के पहले कोई भी स्टॉक लेने की बजाय रिजल्ट के बाद लेना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो जितने सारे स्टॉक्स आपने नाम लिए ये कल मेरी एक्चुअली अवॉइड लिस्ट में रहेंगे, कि इनमें से जो अच्छा रिजल्ट देगा, सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा, कि उम्मीदों से बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे, वो फिर मेरी एक एपिसोडिक पिवट की वॉच लिस्ट में चला जाएगा। वहां पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन से जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं बाय दूंगा। फिलहाल कल के लिए मैं इनको अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा, लेकिन टाटा स्टील और अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ये तीन शेयर ऐसे हैं जो रेगुलरली ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करना है। चलिए ठीक है, नतीजों के आधार पर किसी भी स्टॉक में पहले खरीदारी के बजाय नंबर्स देख लें, नंबर्स को पढ़ लें, फाइन प्रिंट देख लें, उसके बाद अगर अच्छे नंबर आए हैं तो बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव आता है। अमूमन ऐसा मान के चलते हैं, तो नतीजों को इस तरह से आप प्ले आउट कर सकते हैं। ये रणनीति भी काफ़ी अच्छी सर, काफ़ी साउंड लगी मुझे आपकी। लेकिन टाटा स्टील, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट्स, ये टेक्निकली भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, आपके कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है आज के सेशन में या तो फिर इस हफ्ते में जो दिन बचे हैं, आप 3 दिन बचे हैं, उसमें जहां पे पैसा बन सकता है, जहां पे आप खरीदारी करने की राय देंगे सर? देखिए, दो स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ। पहला है आइनॉक्स ग्रीन। आइनॉक्स ग्रीन पे अभी हमने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि स्टॉक में बेस ऑन बेस पैटर्न बना है और कल के सेशन में ब्रेकआउट दिया है। पहले 113 दिन का बेस था, ब्रेकआउट देने के बाद 25 दिन और कंसोलिडेट किया है, वीक हैंड्स को शेकआउट किया है। आज के सेशन में कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आया, और आज के सेशन में मैं फॉलो थ्रू मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 210 तक ये स्टॉक जा सकता है। 180 182 बाइंग रेंज रहेगी, 170 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 195 पहला टारगेट। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 195 पे एक्चुअली, बट टारगेट 210 रुपए का रहेगा। दूसरा, शक्कर में कल चाल आना स्टार्ट हुई है। बजाज हिंदुस्तान जो है, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ था, और इसमें फ्रेश पोल एंड फ्लैग पैटर्न की ब्रेकआउट आया है। 12 दिन का पोल था और 27 दिन का फ्लैग बना है, जिससे कल ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं 45 में। 43 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लीजिएगा, और 48 का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। बट 48 अगर ये स्लाइस थ्रू कर जाता है आराम से वॉल्यूम के साथ, तो 52 से 54 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरा टारगेट मैं 54 पकड़ रहा हूँ, बट चूंकि रेजिस्टेंस है 48 के आसपास, इसीलिए आपके लिए टारगेट में 48 बता रहा हूँ। ओके, दोनों स्टॉक्स में सर क्या व्यू लेके चलना है? इसी हफ्ते आ जाएंगे टारगेट्स या आजकल में ही? देखिए, मेरे स्टॉक्स जनरली 5 to 8 डेज के होते हैं, तो अगर 5 से 8 दिन का आप समय देते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि मैं जनरली संदीप जी इंट्राडे इसलिए नहीं देता हूँ, क्योंकि आपने सेबी की भी रिपोर्ट पढ़ी है, चाहे वो कैश के ट्रेडर हो चाहे वो फ्यूचर्स के ट्रेडर हो। दोनों फ्यूचर्स के 90% लोग पैसा खोते हैं, कैश में 70% लोग पैसा खोते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो स्विंग ट्रेड्स के लिहाज से एक तो है आइनॉक्स ग्रीन, यहाँ पे 210 के टारगेट हैं, 170 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा है बजाज हिंदुस्तान शुगर, यहाँ पे 48 और 52 54 तक के टारगेट्स हैं, और स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 43 रुपीज़ का है 5 से 8 दिन में। यानी कि स्विंग ट्रेड्स के लिहाज से थोड़ा सा पोजिशनल व्यू आप लेके चलिए, इन स्टॉक्स में जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। अंशुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज सुबह आप हमारे साथ शामिल हुए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है? देखिए, आइनॉक्स ग्रीन और अदानी पावर तो कल ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं। बाकी स्टॉक्स भी जितने हमने डिस्कस किए हैं नियर अबाउट ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होगा, बट कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं डिस्कस हुआ है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो। तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, और स्टॉक्स पिक्स जो आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे मनी 9 के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे, नतीजों पर उनका खास फोकस रहता है, साथ ही छोटे मझोले स्टॉक्स पर भी एक खास सेगमेंट वो लेकर आते हैं, छोटे शेयर ऊंची छलांग, उस पर आप जुड़िएगा और जानिएगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अब एक्शन ज़्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। बीच बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।